हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, अपना ब्लड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अपन ब्लड पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हीमोपोइसिस रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया लाल अस्थिमज्जा में होती है। चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, तीनों लाल अस्थिमज्जा में ही बनती है। दूसरा क्वेश्चन है, रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग बनने की प्रक्रिया को, रक्त का थक्का जमने की प्रोसेस को अपन स्कंदन कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी डब्ल्यूबीसी भक्षण में समर्थ है? तो भक्षण का काम या फेगोसाइटिक सेल दो प्रकार के डब्ल्यूबीसी है, एक मोनोसाइट, एक न्यूट्रोफिल्स। तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा लिम्फोसाइट एंटीबॉडी निर्माण, इयोसिनोफिलस एलर्जी प्रतिक्रिया और बेसोफिल्स शोधकारी प्रक्रियाओं में काम में आती है। और इसके अलावा हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन का भी स्रावण बेसोफिल करती है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा कथन इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के लिए सही है? पहला ऑप्शन है संक्रमण से लड़ती है। नहीं, संक्रमण से तो लड़ने का कार्य डब्ल्यूबीसी का है। दूसरा है रक्त का स्कंदन करती है। रक्त का स्कंदन प्लेटलेट्स करती है, यह भी गलत है। तीसरा है प्लीहा में बनती है। नहीं, प्लीहा में मैक्रोफेज आरबीसी का विनाश करती है, बनती नहीं है, विनाश होता है प्लीहा में। इसीलिए हम लोग प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। केंद्रक नहीं पाया जाता, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आरबीसी या इरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी में वृद्धि किस रोग का संकेत देती है? दोस्तों, डब्ल्यूबीसी में वृद्धि दो केस में हो सकती है, एक तो इन्फेक्शन के समय और दूसरा है ब्लड कैंसर के समय। जब ब्लड कैंसर होता है तो उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की वृद्धि ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर में होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, किस प्रकार की कोशिका से प्लेटलेट्स बनती है? तो प्लेटलेट्स मेगाकैरियोसाइट। अगला है, निम्न में से कौन क्रमशः प्रासरण नियमन और शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करती है? तो प्लाज्मा में 3 टाइप की प्रोटीन बताई थी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन प्रासरण नियमन, ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा, शरीर प्रतिरक्षा और फाइब्रिनोजन रक्त स्कंदन का कार्य करती है। तो क्रमशः प्रासरण नियमन और शरीर प्रतिरक्षा, तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। फर्स्ट है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन शरीर प्रतिरक्षा कार्य करते हैं। अपन को क्रमशः पूछा है, मतलब प्रासरण नियमन एल्ब्यूमिन और शरीर प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन। अगला है, क्रमशः इरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी और प्लेटलेट्स का जीवन काल पूछा है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 7 दिन। तो 120 और 7, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन एलर्जी प्रतिक्रिया में काम आता है? एलर्जी प्रतिक्रिया इयोसिनोफिलस। एलर्जी प्रतिक्रिया नाम आती है इयोसिनोफिलस। बेसोफिल्स की बात करें, बेसोफिल की, तो शोधकारी प्रतिक्रिया सूजन की जगह पर। इसके अलावा बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन का सिक्रेशन करती है, स्रावण करती है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी निर्माण, शरीर प्रतिरक्षा। इनके अलावा 3 टाइप की डब्ल्यूबीसी आ गई है, 2 टाइप की और बच गई, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। दोनों का काम भक्षकाण्विक है, भक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? हमने ब्लड किया था, ब्लड को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक प्लाज्मा पार्ट, एक संगठित पार्ट, जिसमें से प्लाज्मा 55% पार्ट था ब्लड का और बचा हुआ 45 पार्ट संगठित पदार्थ। उसमें भी जो प्लाज्मा 55% पार्ट है
उस प्लाज्मा में भी 90 से 92% वाटर पाया जाता है और 6 से 8% अन्य प्रोटीन। तो 90 से 92% जल पाया जाता है, 6 से 8% प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह, और अन्य वही गैसेस, न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी रक्त कणिका केंद्रक विहीन होती है? तो आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों में ही केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इरिथ्रोसाइट आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स 1 और 2 दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में पालिया भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी रुधिर की सबसे अधिक केंद्रक युक्त कोशिका है? अभी हमने बात की आरबीसी और प्लेटलेट्स में तो केंद्रक पाया ही नहीं जाता है, बची डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और उसमें कई पालियां भी पाई जाती हैं। तो कौन सी ऐसी डब्ल्यूबीसी है जिसमें सबसे अधिक केंद्रक पाए जाते हैं? तो जो डब्ल्यूबीसी संख्या में सबसे ज़्यादा पाई जाती है उसमें केंद्रक भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स, जो कि 60 से 65% पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसके केंद्रक ही सबसे अधिक पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स में लगभग 3 से 5 पालियां होती है केंद्रक में, या फिर 6 या 7 भी हो सकती है। और उसके बाद बात करें बेसोफिल। बेसोफिल डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, 0.5 से 1% पाई जाती है और इसका जो केंद्रक है वो 2 से 3 पालियों का बना होता है। इओसिनोफिलस, इओसिनोफिलस का जो केंद्रक है वो हेडफोन के जैसा होता है और इसका जो परसेंटेज है ब्लड में वो 2 से 3% है। परसेंटेज भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मोनोसाइट, मोनोसाइट जो है वो 6 से 8% ब्लड में होती है और इसके केंद्र में, इस मोनोसाइट में सिर्फ एक ही केंद्रक पाया जाता है, वो भी किडनी शेप या फिर घोड़े की नाल के आकार का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जीवित शरीर में रक्त वाहिनियों में रक्त का स्कंदन किसके द्वारा रोका जाता है? पहला है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन रक्त का स्कंदन करता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। हिपेरिन, हिपेरिन जो है वो प्रतिस्कंदन कारक है, प्रति रक्त स्कंदक है, जो कि रक्त को जमने से रोकेगा। और क्वेश्चन है स्कंदन किसके द्वारा रोका जाता है? तो हिपेरिन के द्वारा। और कैल्शियम आयन स्कंदन के अंदर काम आता है, ब्लड क्लोटिंग में काम आता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही है? पहला है रक्त, प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। तो सही है, रक्त जो है वो प्लाज्मा और संगठित पदार्थों से मिलकर बना होता है और संगठित पदार्थ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों आते हैं, तो पहला सही है। दूसरा बोल रहा है प्लाज्मा क्या है? बोल रहा है रक्त से लसीकाणु डब्ल्यूबीसी को निकाल देंगे तो बचा हुआ पार्ट प्लाज्मा होगा। नहीं, रक्त में से डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी तीनों को निकालेंगे तब बचा हुआ पार्ट प्लाज्मा होगा, तो दूसरा गलत है। तीसरा है लसीका। लसीका जो है वो प्लाज्मा में से जब हम लोग आरबीसी और वृहद प्रोटीन को निकाल देते हैं, प्लाज्मा में से जब आरबीसी और वृहद प्रोटीन को निकाल देते हैं तो बचा हुआ पार्ट जो है वो लसीका होता है और लसीका में डब्ल्यूबीसी भरपूर पाई जाती है। प्लाज्मा प्लस आरबीसी नहीं, लसीका में आरबीसी पाई नहीं जाती है, तो ये भी गलत हो गया। ओनली प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी। चौथा है सीरम। सीरम क्या है? जब प्लाज्मा में से रक्त स्कंदन कारक को हटा देंगे तो बचा हुआ पार्ट सीरम होता है, तो ये रक्त माइनस आरबीसी और वृहद प्रोटीन। जब रक्त में से आरबीसी और वृहद प्रोटीन निकलेगी उसे तो हम लोग लसीका कहेंगे, सीरम नहीं कहेंगे, तो ये भी गलत है। सीरम तो प्लाज्मा में से रक्त का स्कंदन करने वाले कारकों को हटाने पर बचा हुआ जो द्रव्य है वो सीरम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
थ्रोम्बोप्लास्टिन कब मुक्त होता है? तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। एक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स है जो कि स्त्रावण करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। थ्रोम्बोप्लास्टिन का। इधर है घायल उत्तक। घायल उत्तक या फिर चोटिल उत्तक। जो कि ये भी स्त्रावण करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। घायल उत्तक भी थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण कर रहा है और प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण कर रही है। ये दोनों जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, दोनों कैल्शियम आयन की उपस्थिति में एक एंजाइम का निर्माण करेंगे, एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे जिसका के नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज। और ये जो एंजाइम है वो एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय प्रोटीन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलेगा। निष्क्रिय थ्रोम्बिन को कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलेगा। थ्रोम्बिन में बदल देता है। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है? ये थ्रोम्बिन प्लाज्मा या रक्त में घुलनशील फाइब्रिनोजन जो कि रक्त में घुलनशील है को अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देता है, जो कि ऐसे रेशे है फाइब्रिन के, जिससे कि रक्त का स्कंदन। तो यानी घायल उत्तक और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण करती है, जो कि कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में दोनों एक एंजाइम का निर्माण करते हैं जिसका के नाम है थ्रोम्बिनेज। और ये थ्रोम्बिनेज एंजाइम कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन, निष्क्रिय प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि लीवर या यकृत में विटामिन के से बनती है। प्रोथ्रोम्बिन इस निष्क्रिय प्रोटीन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलेगा और ये थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन, जो कि रक्त में घुलनशील प्रोटीन है, इसे अघुलनशील फाइब्रिन प्रोटीन में बदलेगी और ये फाइब्रिन प्रोटीन रक्त का थक्का बना देगी, जिससे कि जहाँ पर घाव लगा है वहाँ से रक्त बहना बंद कर देगा। तो ये क्वेश्चन जो था वो था थ्रोम्बोप्लास्टिन कब मुक्त होता है? तो चोट के स्थान पर क्षतिग्रस्त कोशिका द्वारा।